लिख रही है, मैं उसके विषय में एक ही बात बोलना चाहूँगी, एक ही प्रश्न है कि वर्तमान में जो युवा वर्ग है, चाहे हिंदी का साहित्य पढ़ता हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम का या प्रादेशिक भाषाओं का, युवा वर्ग क्यों मुँह चुरा रहा है? हम लोग भी जब युवा थे तो उस समय के साहित्य को खूब पढ़ते थे, मंथन करते थे और विश्वविद्यालयों में वो विचार विमर्श का विषय हुआ करता था, बाकायदा वो विमर्श का विषय हुआ करता था। लेकिन अब ये भाव कहीं ना कहीं तिरोहित है, लुप्त हो गया है। तो आज की युवा पीढ़ी क्यों मुँह चुरा रही है अपने साहित्य से, अपने साहित्यकार से? इस विषय में आप कुछ भी प्रस्तुत करिए, कुछ भी बोलिए, और वो विषय आपका भी है क्योंकि आप भी उसी साहित्य धर्मिता को निभा रही हैं। शुक्रिया श्रुति जी, धन्यवाद गाजियाबाद साहित्य महोत्सव और सुभाष चंद्र जी, जिनका व्यंग पढ़ पढ़ के हम सब व्यंग विधा को और नज़दीक से समझते हैं और हम सबके पीछे बहुत बहुत लोकप्रिय हैं, हम सबके बहुत प्रिय है ये। और मेरी चर्चा करने के लिए आपका आभार। ये जितने लोग आप देख रहे हैं, मैं तो दुनिया के कम से कम 40-50 लिट फेस्ट में जा चुकी हूँ। कम भीड़ पे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कल्लू मामा, इसलिए कि मैं भी भुवनेश्वर कलिंगा लिट फेस्ट गई थी, तो जितने ऊपर थे उतने ही नीचे ही थे। और वो नीचे वाले इसलिए थे क्योंकि उसके बाद का उनका सेशन था। तो फिर हम लोगों ने ये खेला कि ठीक है, तुम्हारे सेशन में हम, हमारे सेशन में तुम। तो इसलिए लिट फेस्ट में होता है। गाजियाबाद के लोगों की मानसिकता क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप छोटे शहरों में अगर आप चलें, मैं आपको बनारस और पटना लेकर चलती हूँ। आप छोटे शहरों में आप भीड़ देखिए। दिल्ली में आप आइए, रेख्ता अभी होने वाला है, रेख्ता में इतनी भीड़ होती है कि इस साल, हालांकि हम लोग उस फैसले की निंदा कर रहे हैं, रेख्ता में 300 रुपये टिकट है सुनने के लिए, और जिस दिन संडे है, बड़े स्टार्स आ रहे हैं, उस दिन 1000 रुपये का। तो आप देखिए कि एक तरफ वो लिट फेस्ट है जहां दर्शकों को छांटने के लिए टिकट लगा रहे हैं, और यहाँ पे किल्लत है। किल्लत की दूसरी वजह ऐसा नहीं है कि लोगों में पठनीयता की कमी हुई है। मैं युवा वर्ग को आपने ब्लेम किया है, तो इसलिए मैं युवा वर्ग की तरफ आती हूँ। एक नई वाली हिंदी है, नई वाली हिंदी, और उसमें सारे लेखक वो या तो सेलिब्रिटी हैं आज की तारीख में, और वो मंचों से बोलने के पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं जाते हैं। और वो सब मेरे देखते देखते सेलिब्रिटी बने हैं, चाहे सत्या व्यास हो, देव प्रकाश दुबे हो, पंकज दुबे हो, ये जितने मानव कौल हो, ये सब मेरे सामने। पहली किताब सत्या व्यास की बनारस टॉकीज का कम है, छोटी या बड़ी मात्रा हम बैठ के डिसाइड करते थे। आज सत्या व्यास देश का नंबर 1 लेखक है। ये कैसे हुआ? उनको पाठक कैसे मिले? और उनका पाठक कौन है? उनके पाठक वही युवा है जिसकी चिंता श्रुति जी कर रही है, हमें करनी चाहिए। वो युवा कौन है? तो जब आप जिस दौर की बात कर रही हैं, हम जिस दौर में जवान हुए, उस दौर में बहुत रूमानियत थी सिनेमा की, समाज की, और आज़ादी के बाद एक बनता हुआ समाज था, एक नया युवा वर्ग था, एक नई किस्म की खुमारी थी हवा में और जवानी थी, और एक स्वप्न था आंखों में कि हमें एक ऐसा देश मिलेगा। जो 90 के दशक में जो लुभावने सपने हमें दिखाए गए भूमंडलीकरण के बाद, वो भड़भड़ा के टूट गए इन 23 सालों में। ये जो पीढ़ी जवान हुई है 21वीं शताब्दी में, जो पीढ़ी जवान हुई है, हम 90 में जवान हुए और 21वीं शताब्दी की पीढ़ी अभी जवान हुई है, उसके सपने और हमारे सपने दोनों अलग अलग। मेरे सरोकार, इनके सरोकार दोनों अलग। जब सरोकार अलग होंगे तो पाठक ढूंढेगा रचनाओं में, साहित्य में अपना होना, अपनी समस्या। सरोकार का मतलब क्या है? सरोकार कंसर्न नहीं, सरोकार का मतलब चिंताएं हैं। एक लेखक अपने समय की आंख में उंगली डालकर क्या निकालता है, क्या देखता है, वो अपने समय की चिंताओं को किस तरह से एक्सेप्ट करता है, उससे जूझता है। अगर आप अपने समय की चिंताओं से नहीं टकराएंगे, नोस्टाल्जिया से काम साहित्य में नहीं चलता है। ये जो नई हिंद वाली हिंदी के लोग हैं, उन्होंने साहित्य को उसी नोस्टाल्जिया से बाहर निकाला है जिसमें मेरी पीढ़ी फंसी हुई है। हम अभी तक उसी नोस्टाल्जिया में फंसे हैं। हम बार बार भागते साहित्य की तरफ, इतिहास की तरफ, हम बार बार भागते अतीत की तरफ। वो वर्तमान में देखती है
नई पीढ़ी की आंखें वर्तमान में धसी हुई आंखें हैं, जहां से वो अपने को रिलेट करता है, इमेज करते। इसने कहा है ना कि हम पाठक किसी भी लेखक की रचना में को पढ़ते हुए उसके पाठक में घुस जाते हैं, अपने को ढूंढते हुए घुस जाते हैं। जब आपकी रचना में पाठक अपने को ढूंढेगा नहीं, अपने को पाएगा नहीं, अपने को जोड़कर नहीं देखेगा, तो आखिर गुनाहों का देवता आज भी पढ़ के क्यों रोते हैं? नदी का द्वीप पढ़ के रेखा बनने की कामना और गौरा बनने की कामना क्यों जागती है? क्यों स्त्रियां भुवन ढूंढती हैं अपने लिए प्रेम करने के लिए? हमारे पास प्रेम का मानक नया कहाँ है? हमने नहीं गढ़ा प्रेम का मानक नया, क्योंकि सबसे अधिक नुकसान किसी चीज का हुआ है तो वो मोहब्बत का हुआ है, वो इश्क का हुआ है। और वो स्त्री पुरुष के बीच की इश्क की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मेरा कंसर्न बहुत छोटा नहीं है, मेरा कंसर्न दो व्यक्तियों के बीच केंद्रित नहीं है, मेरा कंसर्न इस समूची सृष्टि को संबोधित है। रजा बहुत बड़े पेंटर कहते हैं कि मेरी चित्रकला ईश्वर को संबोधित मेरी प्रार्थना है। मैं कहती हूँ मेरी रचना या लेखक की, किसी की भी लेखक की रचना पूरी दुनिया के साथ एक संबोधन है, दोस्ताना हाथ बढ़ाने का की एक प्रक्रिया है। तो पूरी समूची दुनिया से मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं लिखती हूँ। हर लेखक की अपनी रचना प्रक्रिया होती है। जब युवा लेखक ये कहते हैं कि या कटते हैं कि हम साहित्य क्यों पढ़ें, क्या सरोकार है साहित्य का, उन्हें कुछ चीज़ें जरूर कही। अगर आपसे, हम लोग के पास तो आते हैं नए लेखक, आप उनसे जरूर कहिए कि विद्या निवास मिश्र की एक किताब है जिसका नाम ही है साहित्य के सरोकार, उसको वो पढ़ ले, साहित्य के सरोकार। दूसरा, जितने लेखक हैं उनकी रचना प्रक्रिया पे किताबें हैं, उनकी रचना प्रक्रिया पढ़ ले। सारे लेखक अपने समय के आवर्त में बैठ के लिखते हैं, ऐसे राउंड शेप में बैठ के लिखते हैं और अपने समय की उन चिंताओं को पकड़ते हैं, अपने समय में एक प्रतिपक्ष की तरह खड़े होते हैं। जो राजनीति में ध्वस्त है वो लेखन में जिंदा है, वो है प्रतिपक्ष। और लेखक का काम समाज के बरक्स, सत्ता के बरक्स, उन तमाम मनुष्यता को नष्ट करने वाली शक्तियों के बरक्स एक प्रतिपक्ष तैयार करने का काम साहित्य करता है। मैं कैसे इस बात को एक्सेप्ट करूं कि चाहे सोशल मीडिया हो, जो कुछ भी हो, आप फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई पे चुप कैसे रह सकते हैं? आप साइड मत लीजिए, आप बैलेंस बात करिए, आपकी रचनाएं बात करें। आप जो समाज बट गया है, जो सद्भाव खत्म हुआ है, जो दो व्यक्तियों के बीच में मोहब्बत है, दो कौमों के बीच में जो मोहब्बत का नुकसान हुआ है, आप उसमें चुप कैसे रह सकते हैं? और आप किसी एक की साइड कैसे ले सकते हैं? आप सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? बैलेंस बहुत जरूरी होता है। ये साहित्य का काम ये है। साहित्य के बारे में बहुत कुछ हमारे प्रेमचंद ने तो कहा, ये समाज का दर्पण, कोई कुछ, बहुत सारी बातें कही गई हैं, उससे बहुत आगे जाने की जरूरत है। प्रेमचंद के समस्याएं हर युग में एक ही सी होती है। गोदान लिखते समय भी किसान मर रहे थे, और आज ढलती सांझ का सूरज या अकाल में उत्सव लिखते समय मधु कांकरिया और पंकज सुबीर जैसे लेखक भी आज भी किसानों की आत्महत्या पे काम कर रहे हैं। जितने डिस्कोर्स हैं इस समय, चाहे दलित डिस्कोर्स, वीमेन डिस्कोर्स, मुस्लिम डिस्कोर्स या अभी ट्रांसजेंडर डिस्कोर्स, एक नया डिस्कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, जो हमने पिछले सेशन में देखा। क्या लेखक, आप खोज कर देखिए, ट्रांसजेंडर ही लिख रहे हैं अपने बारे में, वही लोग लिख रहे हैं। क्या कोई लेखक, कहाँ गए उनके कंसर्न? क्यों नहीं लिखते उनकी समस्याओं के बारे में? मैं ये मानती हूँ कि भोगा हुआ यथार्थ का जुमला बहुत पुराना हो चुका है। रिसर्च भी एक चीज है, आप दूसरों के दुकायांतरण करता है लेखक। काफका कहते हैं कि जब हम लिख रहे होते हैं तो अपने ऊपर प्रेतात्माओं का आवाहन करते हैं। तो लेखक तो अकेला कभी होता ही नहीं है, वो अपने एकांत में लिखता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता है। आप किसी लेखक से पूछिए, वो जीवन में दो काम कभी नहीं बोलेगा कि मैं बोर नहीं होता हूँ और अकेला कभी नहीं होता हूँ। अकेला कौन होता है? जिसके पास जिसके हाथ में प्रति संसार रचने की ताकत नहीं है। लेखक और ईश्वर में एक जरा से तो फर्क है। लेखक प्रति संसार, असगर वजाहत इसको प्रति संसार कहते हैं। ये प्रति संसार है जो आपकी आंतरिक गूंज और टक्कर। सृष्टि कैसे पैदा हुई थी? तरह तरह की थ्योरी है सृष्टि पैदा होने की। लेखक तो केमिकल रिएक्शन है, कैसे पैदा होता है?
आप सिर्फ अपने आंसुओं में, अपने दुख में, पहली इस सृष्टि की पहली कविता ही पर दुख का तरता से उपजी है। होगा आ से उपजा होगा गान, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। क्रोच पद हुआ था, वाल्मीकि को तो तीर नहीं लगा था, तीर लगा था दो पक्षी को, और वहां से करुणा उपजी। करुणा और अहिंसा ये दो मूल किसी भी रचना के होते हैं, और मनुष्यता को कैसे नष्ट होने से बचाया जाए, सद्भाव कैसे बचे, आपके समय की चिंताएं कौन कौन सी हैं, आपका युवा जिस तरह के सपने देखता है वो हमारे समय के सपनों से किस तरह से भिन्न है। क्या हम प्रतियोगिता में झोंक दिए गए थे? क्या मल्टीनेशनल कंपनियां हमें लील रही थी? क्या हम कंप्यूटर में गर्दन नीचे, कंप्यूटर तो हमने 95-96 में पहली बार देखा ही, और हम लोगों ने नौकरी बचाने के लिए सीखी, वरना हमें तो दैत्य लगता था कि क्या चीज है ये। लेकिन आज आपका बच्चा 8 साल का होता है, मोबाइल हाथ में पकड़ा के अपने को फ्री कर लेते हो कि मोबाइल में उलझा रहे, इसलिए कि सबको इंडिविजुअल अप्रोच से भरे हुए हम लोग हैं। हमें समय ने सिखाया है कि इंडिविजुअल खुद को प्यार करना एक नया शगल है। खुद के बारे में सोचिए, खुद को प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि लोग आपके बारे में सोचने नहीं आएंगे। लेखक इसके ठीक उल्टा होता है, वो अपने को आखिरी में रखता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता है। उसके पास तो पूरी बटालियन होती है सोचने के लिए, वो कहाँ सोचेगा? उसको तुरंत अपनी नायिका में घुसना होता है, तुरंत उसको पुरुष देह में आना होता है, तुरंत उसको स्त्री देह में, तुरंत बच्चा, तुरंत बुजुर्ग, उसको किसी भी देह में आना होता है। तो लेखक का जो सरोकार है वो उसकी चिंताएं हैं जो उसको उसके समय से जोड़ती हैं, और जो समय में जो अन्याय, जो उसके साथ जो मनुष्यता के विरुद्ध जो चीजें होती हैं कार्रवाई, वो उसके खिलाफ खड़ा होता है, टकराता है। लेखक विपक्षी है, लेखन प्रतिपक्ष है। इसलिए मैं लोगों को ये सारी चीजें बताने की जरूरत है। बहुत संक्षेप में और गागर में सागर भर दिया। बिल्कुल गीताश्री जी, आपने जिन जिन मुद्दों पर चोट की वो वाकई हम सबके लिए, और चाहे वो युवा हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो वृद्ध हो, लेखक है। और जो भी यहाँ सभागार में बैठे हैं आप सब सहमत होंगे। बहुत ही मारक धारदार अंदाज में आपने जो बात कही वो हम सब उससे सहमत हैं निश्चित ही। और चलिए